सुप्रभात। नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल की इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आसिफा मुल्ला, हिंदी विषय अध्यापिका, आपके सामने कक्षा 8वीं की पुस्तक लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम जिस पाठ का स्पष्टीकरण देखेंगे उसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। और जैसा आपको याद होगा कि इसके पहले की तासिका में मैंने जितना भाग लिया था उसका शेष भाग जो रह गया है वो आज मैं स्पष्टीकरण उसका करूँगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं पुनरावृत्ति कर लेती हूँ जो हमने इसके पहले एपिसोड में हमने जो समझा था। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, तो इसमें लेखक ने हमें क्या बताने का प्रयास किया है कि चाहे हम जितनी उन्नति कर लें, चाहे जितनी तरक्की कर लें, लेकिन चिट्ठियों का अपना एक महत्व है। आज विज्ञान के नए नए साधन हमारे लिए उपलब्ध हुए हैं। हमारे पास मोबाइल्स हैं, फ़ोन हैं, फैक्स है। इनके द्वारा हम हमारे संदेश जो है वो एक दूसरे को पहुंचाते हैं और जलद गति से, बहुत ही जैसे एक सेकेंड में, एक लम्हे में हमारे संदेश जो है जिसको पहुंचाना है वहाँ पर पहुंच जाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आज विज्ञान ने उन्नति कर ली है, जिसके कारण हमें ये सभी सहूलतें हमको मिल रही हैं। जितनी भी सहूलतें मिले, लेखक का कहना है जितनी भी सहूलतें मिले, लेकिन चिट्ठियों का अपना एक महत्व है, चिट्ठियों का अपना एक स्थान है। इसकी दुनिया ही कुछ अलग है, इसकी दुनिया ही बहुत ही अजीबोगरीब है। अब देखिए, विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, जब हम मोबाइल्स में संदेश एक दूसरे को भेजते हैं, एसएमएस एक दूसरे को भेजते हैं, तो फट से हम क्या कर देते हैं, ज़्यादा जब हो जाता है डेटा तो हम डिलीट कर देते हैं, तो ख़त्म। जो संदेश संजोए रखना है हम संजोए रख सकते हैं क्या? फैक्स भी वैसे ही है, एसएमएस भी वैसे ही है ना। हम संजोए नहीं रख सकते। हम जो हमारी धरोहर है, हम जो जिन संदेशों को संजो कर रखना चाहते हैं, संभाल कर रखना चाहते हैं, अनमोल हैं जो हमारे लिए, वो हम संभाल कर नहीं रख सकते। लेकिन चिट्ठियों का ऐसा नहीं है। चाहे चिट्ठियाँ जितनी भी चाहे हम संभाल कर रख सकते हैं, उसको संजो के रख सकते हैं। आज इस पाठ में हमको लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि चिट्ठियाँ जो है कितना भी मॉडर्नाइजेशन आ जाए, कितनी भी तरक्की कर ले दुनिया, इन चिट्ठियों का, इन ख़तों का जो महत्व है वो कभी कम नहीं होगा। तो हमने क्या देखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 1953 में यही बात कही थी कि पहले संदेशवाहक कौन होते थे, अर्थात संदेश ले जाने वाले कौन होते थे? रनर्स होते थे। रनर्स अर्थात जो भागकर, दौड़कर संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। फिर उसके बाद आए घोड़े। घोड़ों के द्वारा जो है वो संदेश इधर से उधर पहुंचाया जाने लगा। फिर उसके बाद इसी तरह से विज्ञान तरक्की करता गया। फिर रेलवे आए, रेल से क्या होने लगे, संदेश और जलद गति से पहुंचने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, तार आए, डाक खाने आए। तो इस तरह से जो है वो हर कदम जो है वो तरक्की होती गई और संदेश पहुंचाने का जो ज़रिया है वो आसान से आसानतर होता गया। ये हमने पहली तासिका में देखा था। उसके बाद भी जब भारत में जवाहरलाल नेहरू को लगा कि पत्रों का जो ये पत्र है वो हमारे संस्कार है, ये हमारा कल्चर है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, डाक विभाग, जो डाक विभाग है उनसे संपर्क करके उन्होंने ये जितनी भी पत्र के परंपरा है, जो पत्र की परंपरा है, उसको किस तरह से बच्चों को उससे किस तरह से संलग्न करे, इसके बारे में चर्चा की। और अभी आपको पता ही होगा, जब से आप चौथी कक्षा, 5वीं कक्षा में आए हो तब से पत्र लेखन आपको है। क्यों है? कभी आपने सोचा है? आप चौथी और 5वीं कक्षा के विद्यार्थी हो और आपको पत्र लेखन क्यों है? क्योंकि ये तय किया गया कि ये हमारा संस्कार है, ये हमारा कल्चर है, पत्र लिखना, पत्र लेखन। तो ये जो है वो हमारे बच्चों में, आने वाली पीढ़ी के बच्चों में ज़रूर आना चाहिए। इसीलिए इस परंपरा को
जीवित रखने के लिए यह तय किया गया कि पाठ्यक्रम में, बच्चों के पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को स्थान मिलेगा। इस तरह से चौथी से लेकर जहाँ तक हम पढ़ते हैं, चाहे वो 10वीं हो या 12वीं कक्षा हो, हमको वहाँ पर पत्र लेखन दिया गया है और उसके अच्छे अंक दिए गए हैं, क्योंकि बच्चे इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सके। ये अब हम देखेंगे, अब हम 10वीं और 12वीं कक्षा का देखेंगे तो 5 अंक हैं पत्र लेखन के लिए। ठीक है ना बच्चों, समझ में आता है हमको कि पत्र का स्थान हमारे लिए या हमारे संस्कृति के लिए कितना महत्व रखता है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रतियोगिताएं भी ली जाती हैं। पत्र लेखन के लिए अलग अलग प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है, जिससे बच्चे जो है वो बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेते हैं, ताकि इस परंपरा को हम जीवित रख सकें। तो इसके आगे का अब हम स्पष्टीकरण देखते और सुनते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने देखा था। अब जो है यहाँ पर आगे महात्मा गांधी का एक किस्सा हमें बताया है कि महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र आते थे। और आप लोगों को पता है कि महात्मा गांधी जो हैं वो कितने विख्यात और कितने महान व्यक्ति थे। तो दुनिया भर के लोग उन्हें पत्र लिखा करते थे। और एक बात बहुत ही अचंभित कर देने वाली है बच्चों कि देखिए, जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो हमें पूरा उसका पता होना चाहिए, है ना। उसके घर का पता जो है वो अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तो ही हम उसको हमारा पत्र जो है उस तक पहुंच सकता है। लेकिन जब महात्मा गांधी को पत्र आते थे तो किस एड्रेस पर या किस पते पर आते थे पता है? हाँ, महात्मा गांधी इंडिया, सिर्फ इतना लिखा जाता था। देखो कितनी बड़ी बात है ना। आज यदि हमारा घर नंबर या फ्लैट नंबर भी यदि चेंज हो जाता है तो हमें कोई पत्र नहीं मिलता, या जो चीज़ मिलनी है वो चीज़ नहीं मिलती। लेकिन उस समय तो महात्मा गांधी का तो कोई घर का पता नहीं था, एड्रेस नहीं था, वो महात्मा गांधी इंडिया। इसी तरह से दुनिया भर से, मैं ये नहीं कह रही हूँ बच्चों कि भारत से, दुनिया भर से पत्र आया करते थे। और आज़ादी के आंदोलन में तो कई दिग्गज जो हैं, वो दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होता था। तो गांधी जी के पास दुनिया में बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, और पत्रों का जवाब देना भी ज़रूरी होता है ना। यदि कोई हमें पत्र लिखता है तो हम उसको उस पत्र का, उस खत का जवाब भी देते हैं, है ना। अब जैसे आज हम वो पत्र तो भूल गए हैं, जो मैं समझती हूँ कि अपनी संस्कृति से हटना है। ये बात हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भले ही हमारे पास फैक्स हो, ईमेल हो, SMS हो, मोबाइल्स हो, परंतु हमें इस संस्कृति को हमें जगाए रखना है बच्चों। तो ऐसे किया करो, महीने में या 2 महीने में कभी कभार किसी अपने सगे संबंधी को, किसी अपने मित्र को एक पत्र ज़रूर लिखा करो, ताकि हम अपनी संस्कृति को जीवित रख सकें। और पत्र लिखना भी एक कला है बच्चों, है ना। पत्र लिखना भी एक कला है, और जितना हो सके हमें हर कला में निपुण होना चाहिए। तो यह कला इस पर हमें काम ज़रूर करना है। 1 महीना या 2 महीने में एक बार भी तुम किसी को एक को पत्र लिख सकते हो। अब क्या होता है, एक बार जब हम पत्र लिखते हैं तो उसका जवाब भी पत्र से ही मिलता है ना। इस तरह से क्या हुआ, एक तो ये हम संस्कृति जीवित रख रहे हैं, जैसे तुमने पत्र लिखा और किसी को लिखा और उसने भी तुम्हें पत्र लिखा। इस तरह से क्या होता है, पत्र लिखने का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर वही बात बताई है लेखक ने कि जब गांधी जी को पत्र लिखा करते थे तो उस समय उनके पत्र का जवाब गांधी जी उसी समय देते थे। हर एक पत्र का जवाब वो उसी समय दिया करते थे। इतना थक जाते थे, अब दुनिया भर से उन्हें पत्र आते थे तो इतना थक जाते थे, यदि वो उनके अपने हाथों से ज़्यादा पत्रों का जवाब देते थे तो वो लिखते लिखते जब उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वो क्या करते थे, वो अपने बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। देखो
कितनी यहाँ पर हमको और एक विशेषता का पता चल रहा है गांधी जी के, कि उनका जो दूसरों को पत्र का जवाब देने का जो उनका अपना एक ध्येय था, वो चाहते थे कि यदि कोई मुझे पत्र लिखता है तो मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दूं। इस तरह से जब दायां हाथ उनका दर्द करने लगता तो वो अपने बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। तो महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन में कई और जो नायकों के पत्र गांव-गांव से मिल जाते थे ना, तो वो भी उन पत्रों का जवाब देते थे। तो पत्र भेजने वाले लोग पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। अब देखिए बच्चों, जब गांधी जी का जवाब आना पत्र का तो बहुत बड़ी बात है ना। गांधी जी का व्यक्तिमत्व इतना है, यदि कोई उनको दूर से देख लेता उस समय तो ऐसे लगता जैसे उसने सारी दुनिया जीत ली हो। अब ये तो गांधी जी का जवाब उनको आता है, तो ये एक सर्टिफिकेट, प्रशस्ति पत्र अर्थात सर्टिफिकेट से कम नहीं लगता था। तो लोग क्या करते थे, उनके उन पत्रों को फ्रेम करके रखते थे। मतलब कितना आदर, कितना सम्मान, देखिए यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है ना, कितना आदर करते थे लोग उनका। तो वो क्या करते थे, जो गांधी जी द्वारा जो आते थे पत्र उनके लिए, तो वो फ्रेम कर कर रखते थे अपने घरों में। अर्थात इतना पत्रों का जादू जो है उनके सिर चढ़कर बोलता था उस समय लोगों के। जैसे आज हमारे सिर चढ़कर क्या बोलता है, आज हमारे सिर चढ़कर एंड्रॉयड फोन्स है ना, नेट, यही हमारे सिर चढ़कर बोलता है। बाकी हमें पत्र दिखाई नहीं देते, बाकी हमें साहित्य दिखाई नहीं देता, हमें कोई पुस्तक दिखाई नहीं देती। ढेर सारे पुस्तक रहेंगे घरों में, पर हमें वह पुस्तक लेकर देखने के लिए या पढ़ने के लिए समय नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि हमको कौन सा बुखार होता है, हमको एंड्रॉयड फ़ोन्स का बुखार होता है, हमको नेट का बुखार होता है, इससे निकल ही नहीं पाते। तो कहाँ साहित्य सोचेंगे, कहाँ अपना शब्दकोश बढ़ाने का प्रयास करोगे तुम लोग? तो ये बिल्कुल गलत है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमें साहित्य, यदि हमारी संस्कृति को, हमारे साहित्य को यदि हमें जीवित रखना है तो हमें पत्रों को भी जीवित रखना है। हमारी जो पुस्तकें हैं, जो महान लेखकों ने, महान कवियों ने आत्मसात की हैं, लिखी हैं, हमारे सामने संग्रह है, तो उसका लाभ हम ज़रूर उठाएं। तो ये पत्रों का जादू उस समय कैसा था कि वो लोग फ्रेम कर कर रखा करते थे। और यही नहीं, लेखक कह रहे हैं कि यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो केवल पत्रों के आधार पर कितनी किताबें लिखी हैं, तो सोचिए इन पत्रों का जादू कितना होगा, जो कि आज हम भुलाए बैठे हैं। तो वास्तव में जो है, पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। यहाँ पर एक बात लेखक ने बताई है कि पत्र जो हैं वो किसी दस्तावेज अर्थात किसी सबूत से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। अर्थात पत्रों का लिखा हुआ संग्रह, बच्चन के नाम पर निराला के पत्र, ऐसे इस तरह से जो संग्रह है वो कई ऐसी पुस्तकें आपको हमारे संग्रहालयों में अर्थात हमारे लाइब्रेरीज में मिल जाएंगी, यदि आप लोग खोजो तो, है ना। यहाँ पर एक खोजने की बात है, एक क्यूरियोसिटी की बात है जो आप लोगों में होनी चाहिए। और यहाँ पर लेखक आगे कह रहे हैं, कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरित जवाब देते थे। अर्थात पत्रों के जवाब में वो बहुत मुस्तैद, मतलब बहुत चौकन्ने रहते थे और हर एक पत्र का वो जवाब देते थे। तो इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी प्रेरक हैं। अब प्रेरक अर्थात जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। तो महात्मा और कवि के नाम से भी गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से लेकर 1941 के बीच जो पत्राचार हुआ, अर्थात 1915 से लेकर 1941 के बीच गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में जो पत्रों द्वारा संभाषण हुआ करते थे, उनका संग्रह भी प्रकाशित हुआ है, उनकी पुस्तक भी बनाई गई है, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय क्या तथ्य थे, उस समय किन मुश्किलों से वो जूझ रहे थे।
समाज किन मुश्किलों से जूझ रहा था और उनकी उस समय मनोदशा क्या थी, ये हमें उनका लेखा जोखा अर्थात उनका हिसाब जो है, हिसाब किताब जो है वो हमें उसमें मिल जाता है। और पत्र व्यवहार की परंपरा भी भारत में बहुत पुरानी है ना। ये हम, जैसे मैंने इस पहले भी कहा है कि पत्र लेखन ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है। तो पत्र व्यवहार जो है वो हमारे भारत की वो पुरानी परंपरा है। पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ, क्योंकि आज़ादी के पहले तो हमें किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं थी। अंग्रेज़ी शासकों के कारण हम दब गए थे। तो आज़ादी मिलने के बाद जो है हमने सोचना जब शुरू किया हमारे देश का विकास किस तरह से हो सकता है, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति किस तरह से हम जीवित रख सकते हैं, जब ये विचार मंचन शुरू हुआ उस समय हमारे इस पत्र लेखन के इस संस्कृति को, या यूं कहें इस परंपरा को हमने जीवित रखा। तो अलग अलग क्या किया उस समय, जो है सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल जो है वो डाक विभाग की ही है। गुडविल अर्थात लोग जो है उसको अच्छा कहते थे। कि इसकी एक खास वजह क्या थी कि ये लोगों को जोड़ता था, कनेक्ट करता था, लोगों को एक दूसरे से जोड़ता। अर्थात एक पत्र जो है किसी हम सगे संबंधी को लिखते हैं तो वो लोग जो है हमसे जुड़ जाते हैं उस पत्र द्वारा। तो डाक विभाग जो क्या करता है, लोगों को एक दूसरे से जोड़ता था। हर पत्र जो है वो घर घर पहुंचता था। तो संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी और पत्र की एक अपनी हैसियत बरकरार है, जो आज भी बरकरार है। हमें ज़्यादा इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन उसकी हैसियत जो है वो कम बिल्कुल नहीं हुई है। अब शहरी इलाकों में आलिशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टी हो, दुर्गम जंगल हो या फिर घिरे गांव हो, पहले देखिए, पहले के पिक्चर्स में भी, फिल्मों में भी हम देखते थे कि डाकिया डाक लाया। इस तरह से एक गीत भी था कि डाकिया डाक लाया। जैसे ही डाकिया वो साइकिल पे सवार होता था और जैसे ही वो गांव में प्रवेश करता था तो बच्चे जो है उसके पीछे दौड़ते हुए उस डाकिये के पीछे जाते थे, खुश होते थे और ज़ोर ज़ोर से चीखते थे कि डाकिया डाक लाया। अर्थात इतनी खुशी होती थी उस समय डाकिये को गांव में या शहरों में या अपने घरों के पास देखकर। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती थी कि उन्हें लगता था कि कोई किसी सगे संबंधी ने या किसी मित्र ने हमें याद किया है और पत्र भेजा है। तो इस तरह से डाकिये जो है, चाहे वो जंगल हो, झोपड़पट्टी हो या फिर आलीशान हवेली हो, या फिर समुद्र तट पर रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ठाणियों में रह रहे लोग, ठाणियों में अर्थात बहुत ही गलियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का सबसे बड़ा सब जो है वो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है हमारी फिल्म में, जिस तरह से वो गीत है, संदेशे आते हैं, सैनिक सरहद पर किस तरह से बेसब्री से पत्रों की प्रतीक्षा करते हैं, पत्रों का इंतज़ार करते हैं कि संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। ये जो गीत आप लोगों ने सुना ही होगा, उस समय जो उनकी मनोदशा होती है वो हमें उस फिल्म में उस गाने द्वारा ये बात बताई है। और हमें इस बात का भी पता चल रहा है कि पत्रों का महत्व आज भी अपनी हैसियत को बनाए रखे है ना। तो यहाँ पर लेखक भी वही कह रहे हो, चाहे वो रेगिस्तान हो या समुद्री तट हो या पहाड़ हो, झोपड़ी हो या फिर आलीशान हवेली हो, यहाँ सभी जो है बेसब्री से पत्रों का इंतज़ार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ये आज भी हम यदि देखते हैं कि खतों को बेसब्री से लोग इंतज़ार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों खत जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं और अन्य सेवाओं के लिए भी रोज़ डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं। ये बहुआयामी अर्थात यहाँ पर बहुत एक से जायद अर्थात एक से जायद भूमिका, यहाँ पर एक से ज़्यादा भूमिका यहाँ पर ये पत्र, ये डाकघर जो है वो निभा रहे हैं। अब दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे जो है वो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं।
मनी ऑर्डर पता है ना बच्चों सबको। अब आप लोगों को पता है कि गांव में ज़्यादा जो है वो रोज़गार के साधन उपलब्ध नहीं होते, इसलिए अक्सर लोग जो हैं वो शहरों की ओर भागते हैं, शहरों की ओर दौड़ लगाते हैं, है ना। तो जब वो शहरों में रहते हैं तो उस समय फिर उनके घरों पर पैसे कैसे पहुँचे, उनके घरों के चूल्हे कैसे जले, हैं, है ना। इसलिए वो मनी ऑर्डर भेजते हैं डाक खाने द्वारा, है ना, डाकघर द्वारा मनी ऑर्डर भेजते हैं। मनी ऑर्डर अर्थात उसमें पैसे, उस डाकघर के ज़रिए पैसे जो है उनके घरों तक पहुंच जाते हैं। इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था, अर्थ अर्थात पैसा, धन, तो अर्थव्यवस्था ही भी चलती रहती है। इसके साथ साथ जो लोगों की ज़रूरतें हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह गए हैं रोज़गार की तलाश में, तो वो लोग जो है अपने घरों, अपने गाँव को मनी ऑर्डर भेजते हैं, जिससे उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक ये भी हमें बता रहे हैं कि पत्र जो है वो संस्कृति और विकास हेतु भी बहुत अच्छे कार्य करते हैं। तो पत्र एक धरोहर है। लेखक तो मनुष्य के लिए, पत्र तो मनुष्य के लिए धरोहर का काम करते हैं बच्चों। धरोहर अर्थात एक अनमोल चीज़ जो हमें संभाले रखना है। तो आज भी देश में ऐसे कितने ही लोग हैं जो पत्रों को सहेज कर रखते हैं, अर्थात हर किसी को अलग अलग जो है वो शौक़ होता है, हॉबी जिसे कहेंगे, वो अपनी एक शौक़ के लिए वो लोग प्रसिद्ध होते हैं। किसी को जो है वो पत्र जमा करने का शौक़ होता है, किसी को टिकट जमा करने का शौक़ होता है ना। हर एक को अलग अलग प्रकार का शौक़ होता है। किसी को चित्र बनाकर रखने का शौक़ होता है, किसी को लिखने का शौक़ होता है ना। तो इस तरह से बहुत से लोग जो हैं वो इस संस्कृति को एक धरोहर समझ कर रखते हैं और उसी पर काम करते हैं। तो आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि बड़े बड़े जो लेखक होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, जो कवि होते हैं, जो प्रशासक अर्थात प्रशासन चलाने वाले, सन्यासी या फिर किसान, ये जो लोग होते हैं, इनकी पत्र रचनाएं तो अपने आप में एक अनुसंधान का विषय है। अर्थात मैं यूँ कहूँ कि जो महान व्यक्तियों ने, जो लेखकों ने, जो कवियों ने, जो महान प्रशासकों ने जो पत्र लिखे थे, उस पर कई पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। यह आपको समझना ज़रूरी है। मैं क्या कह रही हूँ कि पत्र जो लिखे उन्होंने, ये महान व्यक्ति जितने भी थे, इन पर आधारित कई पुस्तकें कई लेखकों ने लिखी हैं। तो ये एक अनुसंधान, अर्थात इस पर हम रिसर्च कर सकते हैं। ये ऐसे विषय हैं, इसका विश्लेषण किया जाता है और कितने ही रहस्य हमारे सामने खुलकर आते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, जब ये लोग उन महान व्यक्तियों के पत्रों का अनुसंधान करते हैं तो उस समय कई ऐसे राज निकल कर बाहर आते हैं जो हमें पता ही नहीं होते। तो इसी तरह से यहाँ पर उदाहरण भी क्या दिया है लेखक ने कि जवाहरलाल नेहरू भी जो है, नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखे थे वो आज भी महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, ये जवाहरलाल नेहरू के समय टेलीफोन भी था। फिर जवाहरलाल नेहरू ने पत्र क्यों लिखा अपनी बेटी को, इंदिरा गांधी को? ये प्रश्न उठता है ना कि जब फ़ोन था, आज हम ऐसे ही करते हैं, हम यदि हमें किसी को कोई संदेश देना हो तो फट से नंबर डायल करते हैं और फ़ोन पर बात कर लेते हैं, बस संदेश पहुंच गया। तो उस समय भी गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू के समय भी टेलीफोन मौजूद थे, पर उन्होंने टेलीफोन का सहारा बिल्कुल नहीं लिया। उन्होंने पत्र लिखे अपनी बेटी को। उसमें हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार भी अपनी बेटी को दिए उन्होंने, और साथ ही साथ सलाह मशवरे जो भी उन्हें देना था, जो भी अपनी बेटी को सिखाना था, उन्होंने इन पत्रों द्वारा अपनी बेटी तक पहुंचाया। वो टेलीफोन में भी बात कर सकते थे, पर ऐसे उन्होंने नहीं किया। तो इसके पीछे क्या बात थी? इसके पीछे यह बात थी,
ताकि वो केवल अपने सलाह, अपने मशवरे या अपने संस्कार या संस्कृति या परंपरा जो है वो सिर्फ केवल अपनी बेटी तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, वो आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये मेरे जो पत्र हैं एक धरोहर हो जाए आने वाली पीढ़ी के लिए, और हर एक बच्चा जो है उन पत्रों से लाभ उठा सके। है ना, कितनी बड़ी सोच है देखिए। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र लिखे, जो आज भी इन पत्रों का संग्रह एक पुस्तक में रखा गया है। यदि बच्चों आपको समय मिले तो ज़रूर इस पुस्तक को पढ़ लेना, देख लेना कि उस समय जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्रों द्वारा क्या क्या सीख दी, क्या क्या सलाह दी, क्या क्या उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को क्या क्या सिखाया, ये सब कुछ देख लो। समय तो बहुत होता है बच्चों, अभी आप लोग कहोगे कि हमारे पास समय ही नहीं होता, स्कूल होती है, पढ़ना होता है, ट्यूशन होती है, ये सब कुछ होता है, पर समय जो है निकालने से निकलता है। समझ रहे हैं ना, समय जो है आप यदि ठान लोगे कि यह मुझे पुस्तक पढ़नी है तो समय अपने आप निकल आएगा। यदि आप पहले ही अपनी सोच बनाकर बैठोगे कि मैं जो है वो हमेशा बहुत ही बिजी रहता हूँ तो मुझे यह पुस्तक पढ़ने का समय नहीं है, यदि ऐसे ठान लेकर बैठोगे तो तुम्हें कभी भी समय नहीं मिलेगा। इसीलिए समय निकालो, पुस्तकों को पढ़ा करो, उससे क्या होता है, हमारा शब्दकोश बढ़ जाता है, हमारा साहित्य क्या है, कैसा है, ये हमें समझ में आता है। तो पुस्तकें पढ़ना मत छोड़ो, क्योंकि कहा जाता है ना कि पुस्तक ही सच्चा दोस्त है ना। सच्चा मित्र कौन है? पुस्तक ही है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा मित्र होता है जो हमें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं ले जाता। कोई भी पुस्तक, किसी भी पुस्तक में ये नहीं लिखा कि गलत रास्ते पर जाओ या बुराई करो या किसी को कष्ट पहुंचाओ, ये ऐसा किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा। इसीलिए कहा जाता है कि पुस्तक ही सच्चा साथी है या सच्चा मित्र है। तो बच्चों ज़रूर पढ़ लेना पुस्तक। तो आगे हम बढ़ते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी बहुत ही पत्र लिखे समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए। उसके अनुसार देश, काल और समाज को परखने की शक्ति भी मिलती थी उस समय। जो उनके पत्र, गांधी जी के पत्र जो है जब आते थे, लोग पढ़ते थे, तो उस समय लोगों को जो है प्रोत्साहन मिला करता था। और संसार के विभिन्न संग्रहालयों में भी विशेष लोगों ने भी जो है वो पत्र लिखे हैं और पत्रों को संकलित करके भी रखा है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें लेखक यह बताना चाह रहे हैं कि भारत जो है वो पत्रों के संकलन करने में सबसे आगे है, क्योंकि हमने देखा भी है और सुना भी है कि जो पत्र हैं वो हमारी धरोहर है, हमारे लिए अनमोल है। तो ये सर्वप्रथम मंगल मूर्ति ने किया था। पत्रों को संकलित करने का काम किसने किया? पत्रों को संकलित करने का काम सर्वप्रथम मंगल मूर्ति जी ने किया था। तो इस तरह से डाक विभाग की उपलब्धि जो है, मनी ऑर्डर से भी लोगों को बहुत फ़ायदा होने लगा था। तो यूँ समझें कि अर्थव्यवस्था भी लोगों तक पहुँच रही थी। तो डाकियों को देवदूत भी कहा जाता था, अर्थात ईश्वर का दूत भी माना जाता था। तो इस तरह से वो चिट्ठियाँ या धन लाने के नए नए संदेश, धन भी लाते थे और चिट्ठियाँ भी लाते थे। तो गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठियों या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचाने वाला डाकिया देवदूत के रूप में भी देखा जा सकता है। देखिए बच्चों, देवदूत अर्थात ईश्वर का दूत। यहाँ पर डाकिया जो है वो चिट्ठी भी लाता था, है ना, और मनी ऑर्डर भी लाता था, वो पैसे भी लाता था, जिससे क्या होता था, जो घर के जो चूल्हे बंद हैं वो चूल्हे जल जाते थे, अर्थात उनकी ज़रूरतें पूरी होती थी। तो केवल एक पत्र के संस्कृति को हम
संजोए रखेंगे तो कितनों को खुशियाँ मिल सकती हैं, कितने लोग खुश रह सकते हैं। यहाँ पर अर्थव्यवस्था से लेकर हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारे जो मित्र होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, इन तक भी हमारी भावनाएं पहुँच जाती हैं। किससे? केवल पत्रों से। इसलिए डाकघर का महत्व जो है हमारी संस्कृति में या हमारे भारत में बहुत ही अधिक है, और इसको देवदूत भी कहा जाता है। जैसे मैंने अभी कहा कि डाकिया जब डाक लाता था साइकिल पर, जब वो आते थे तो कई बच्चे जो हैं उनके पीछे खुशी से दौड़ते हुए आते थे और कहते थे डाकिया डाक लाया। इस तरह से गीत भी है जैसे मैंने अभी बताया। तो ये जो पत्र है ये हमारी संस्कृति है, इतना बात याद रखिए। यह पत्र जो है वो हमारी संस्कृति है जो हमें संजोए रखना है। इसीलिए मैंने आपको एक तरीका भी बताया है कि हमें हमेशा 1 महीने में या 2 महीने में या जब कभी समय न भी मिले तो निकालिए समय और पत्र ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।